हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। चलो आज स्टार्ट करते हैं हमारा सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का नेक्स्ट लेक्चर, मोल कंसेप्ट एंड मोलर मास। ठीक है, देखो इससे पहले वाली क्लास में हमने पढ़ा था एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, ईटीसी, बहुत कुछ पढ़ा था। उसकी वीडियो पड़ी है, वहाँ आप देख सकते हो उसको। ठीक है, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। आज हम इसको अच्छे से डिटेल में स्टडी करेंगे, डिटेल में कंसेप्ट को समझेंगे। उसके बाद हम छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, आई समझ आपको। चलो करते हैं फिर स्टार्ट। पहले हम देखते हैं मोल कंसेप्ट। ये जो लिखा हुआ है यहाँ मोल कंसेप्ट, ये क्या चीज़ है। ठीक, इसकी तो बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं यूट्यूब पे। ठीक है, लेकिन मैं जेके बोस को टारगेट करके और थोड़ा डिटेल स्टडी वाला सिस्टम लेके आया हूँ आपके लिए। ठीक है, आपको पता चले कि कैसे कैसे आया है। एक्चुअल में देखो, सारे लोग ये आपसे बोलेंगे कि होता है 1 मोल इज इक्वल टू इतना होता है 6.022 इंटू 10⁻23, ये इतना नंबर होता है। 1 मोल इज इक्वल टू इतना। लेकिन हम डायरेक्ट ये नहीं देखेंगे। ठीक है, हम इसको देखेंगे कि ये नंबर आया कैसे। ठीक है, ये नंबर कैसे आया और डिटेल में देखेंगे। ठीक है, चलो करते हैं स्टार्ट फिर। तो आप देखो, आपको पता है जैसे मैं पढ़ाता हूँ तो मैं लिखवाता हूँ, तो आप नोटबुक निकाल लो, अपनी नोट्स बनाना स्टार्ट कर लो। ठीक है, तो पहले आप लिखो मोल कंसेप्ट, ये वाला देख रहे हैं हम। ठीक, मोल कंसेप्ट देख रहे हैं। इसको पढ़ने के बाद हम लास्ट में देखेंगे मोलर मास। तो आप लिखो पहले एक चीज़, आप लिखो, आपको पता है यहाँ लिख दो आप, जस्ट एज वी डिनोट। और आपको मैं एक बात बोलूँ, मैं देख के पढ़ाता हूँ, इससे आप माइंड मत करना, क्योंकि देखो गलत पढ़ाने से अच्छा है, कभी बीच में वीडियो बनाते हैं ना, थोड़ा भूल जाता है कभी कभी बंदे को, क्योंकि कैमरे के सामने बोलना थोड़ा कॉन्फिडेंस उतना थोड़ा कम होता है। क्योंकि मैं अभी स्टार्टिंग से पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मैं नोट्स साथ में रख लेता हूँ, तो उससे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप इस कंसेप्ट पे ध्यान दो बस। देखो जस्ट एज वी डिनोट, जैसे हम डिनोट करते हैं, देखो 1 डजन, डजन क्या होता है पता ना आपको। 1 डजन, एक डजन को हम किस लिए बोलते हैं, फॉर 12 आइटम्स। देखो अगर हम 12 चीज़ें लेते हैं, जैसे 12 एग्स लेते हैं हम, या फिर 12 कुछ और लेते हैं, 12 बनानाज लेते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम, 1 डजन बोलते हैं ना। 1 डजन दे दो, 1 डजन का मतलब हो गया 12। ठीक है, 12 आइटम्स। इसी तरह देखो एक वर्ड होता है स्कोर, ये यूज होता है फॉर 20 आइटम्स। ठीक, मतलब 20 आइटम के लिए वर्ड स्कोर यूज होता है। इसलिए देखो ग्रॉस वर्ड यूज होता है फॉर 144 आइटम्स, है ना। आपसे मैं बोलूं कि 1 स्कोर बुक्स दे दो, या 1 स्कोर नोटबुक्स दे दो, इसका मतलब क्या, 20 नोटबुक्स दे दो, है ना। इसी तरह देखो मैं आपको और समझाऊं तो 100 वर्ड ये यूज होता है ना, 100, ये किसके लिए यूज होता है, 100 के लिए, इसके लिए यूज होता है ना। तो मैं आपसे बोलूं देखो कि 100 क्या दे दो, नोटबुक्स दे दो, तो आप कितनी नोटबुक्स दोगे मुझे, 100। ठीक, मैं आपसे बोलूं 1 ग्रॉस नोटबुक्स दे दो, तो आप बोलोगे 144 नोटबुक्स। आप कितनी नोटबुक्स दोगे, 144। इसलिए मैं देखो इसी तरह बोलूं 2 स्कोर क्या दे दो मुझे, पेन्स दे दो, तो आप क्या बोलोगे, 2 स्कोर मतलब 1 स्कोर कितना 20, और 2 स्कोर कितना 20 इंटू 2 40, ऐसे होता है ना। मैं बोलूँ आपसे 2 डजन पेन दे दो मुझे, तो देखो 2 डजन का 1 डजन कितना होता है 12, 2 डजन कितना हो गया 24, ऐसे होता है ना। तो ये आप पहले इन पॉइंट्स को लिखो। जैसे देखो यहाँ से हमें ये पता चला कि जिस तरह से हम क्या बोलते हैं, डजन किसके लिए यूज़ करते हैं, 12 के लिए, स्कोर यूज़ करते हैं 20 के लिए, ग्रॉस यूज़ करते हैं 144 के लिए, है ना। ये कुछ वर्ड्स यूज़ करते हैं। इसी तरह जो हमारा मोल होता है उसको हम किस लिए यूज़ करते हैं, सेम इसी तरह हम क्या करते हैं, 1 मोल को यूज़ करते हैं हम किसके लिए, 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर के लिए। ठीक है, आई समझ आपको। मैं आपसे बोलूँ आप मुझे 1 मोल पेन दे दो, इसका मतलब क्या हो गया। अगर मैं बोलूँ 1 डजन पेन दे दो, तो आप कितने पेन दोगे मुझे, 12। अगर मैं आपसे बोलूँ मुझे 1 मोल पेन दे दो, तो अब आप देखो 1 मोल पेन दोगे, आप कितने पेन दोगे मुझे, 6.022 इंटू 10⁻23। तो अब आप देखो इतने पेन आप मुझे दे दोगे। अगर मैं आपसे बोलूँ मुझे 1 मोल मार्कर दे दो, तो आप मुझे कितने मार्कर दोगे, इतने 6.022 इंटू 10⁻23। लेकिन अब देखो ये जो एक नंबर है ना, ये एक बहुत बड़ा नंबर है। ठीक, ये बहुत बड़ा नंबर है, इतने मार्कर होंगे ही नहीं दुनिया में। ठीक,
10⁻23 बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है। मतलब 10 के आगे 23 जीरो, इतनी तो दुनिया की पूरी पॉपुलेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, इतने मार्कर दुनिया में होंगे ही नहीं, तो आप कहाँ से दोगे। अब आप देखो, इसको साइड में रखो, ठीक। यहाँ देखो इतना लिखा आपने, आपको समझ में आया मोल क्या होता है। जिस तरह 12 को डजन बोलते हैं ना, इसी तरह इतने पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं, मोल बोलते हैं। लेकिन हम देखो, ये तो सबको पता होता है कि मोल कितना होता है, हम थोड़ा सा इसको डिटेल में देखेंगे। अब आप देखो यहाँ से, यहाँ देखो हम लिखते हैं, वी यूज द आइडिया ऑफ मोल, आइडिया ऑफ मोल टू count entities IES होता है यहाँ, ठीक है, entities at the microscopic level, at the microscopic level, ठीक। माइक्रोस्कोपिक लेवल किस केस में, इन एटम्स के केस में, मॉलिक्यूल्स के केस में, आयंस के केस में, ETC, ठीक। आप देखो 1 मोल इतनी बड़ी एक वर्ड है, मतलब इतना बड़ा एक डिजिट, देखो 6 × 10⁻23 बहुत बड़ा है। तो इसको हम क्या करते हैं, अगर मैं आपसे बोलूँ मुझे 1 मोल स्टूडेंट्स चाहिए, तो इतनी तो दुनिया में कभी स्टूडेंट होंगे ही नहीं। तो इसलिए ये जो 1 मोल वाला चीज़ होती है ना, मोल वाली, इसको हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे यूज़ करते हैं, ठीक। तो आप यहाँ देखो लिखा है, जो हमारा मोल होता है तो वो इतना होता है, लेकिन उसको हम यूज़ कैसे करते हैं, वो यूज़ द आइडिया ऑफ मोल टू काउंट एंटिटीज़ का मतलब हो गया कोई भी चीज़, ठीक है। उसको हम, है ना, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मोल यूज़ करते हैं। तो आपको पता है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हम किन चीज़ों की स्टडी करते हैं केमिस्ट्री में, एटम्स की, मॉलिक्यूल्स की। अब एटम्स तो बहुत छोटे होते हैं ना, जो दिखते ही नहीं, है ना। आपको पता है एटम्स का मास कल हमने देखा था इस रेंज में होता है, 10⁻24 इतना। तो वो तो माइक्रोस्कोपिक इतना छोटा हो गया कि माइक्रोस्कोपिक में भी नहीं दिखता। तो उस केस में अगर हम किसी का 1 मोल लेंगे माइक्रोस्कोपिक लेवल में, तो वो तो इतना सा दिखेगा, छोटा सा, है ना। अगर मैं बोलूँ आपसे 1 मोल बनानास, वो तो पूरी हम ज़मीन को भर देंगे, 1 मोल उतने होंगे ही नहीं, ठीक। आई समझ। तो इसलिए ये जो टर्म होती है मोल, इसको हम कहाँ यूज़ करते हैं, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, ठीक है। तो माइक्रोस्कोपिक में कौन कौन से, एटम्स के केस में, मॉलिक्यूल्स के केस में, आयंस के केस में हम क्या यूज़ करते हैं, मोल टर्म यूज़ करते हैं, ठीक। इतना समझ में आया आपको। अब आप देखो, सिर्फ 1 मोल इज इक्वल टू इतना, हमारा कंसेप्ट इतना नहीं है कि 1 मोल इज इक्वल टू इतना, ये नहीं है, ठीक है। हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे ताकि आपको ओवरऑल कंसेप्ट समझ में आए, केमिस्ट्री सब्जेक्ट समझ में आए, ठीक। तो अब आप देखो, हमें एक पॉइंट लिखता हूँ इंपॉर्टेंट। आपको पता है इन SI सिस्टम, SI सिस्टम पता है ना, है ना, पता है, आपको बताने की जरूरत नहीं है। जो हमारे SI यूनिट्स होते हैं वो वाला सिस्टम, ठीक। मोल, जो मोल था ना हमारा, इसको हम सिंबल, इसका क्या होता है, मोल, MOL, मोल होता है, ठीक। was introduced as 7th base quantity, 7th base quantity, ठीक, quantity for the amount of substance, for the amount of, ठीक। आप ये लाइन पढ़ो, देखो, अगर आपको इतना समझ में आ गया मोल क्या होता है, मोल बस एक नंबर है इतना, ठीक है। अभी हम इसको देखेंगे ये नंबर आया कहाँ से, कैसे आया, ठीक। आप देखो कि SI सिस्टम है, जो हमारा SI सिस्टम होता है ना, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम, जो यूनिट्स देते हैं ना, तो आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा 7 बेस क्वांटिटीज होती है। तो SI सिस्टम ने मोल को एक, देखो मोल को जिसका सिंबल क्या है, MOL, मोल भी लिख सकते हैं इसको, ठीक। मोल को 7th बेस क्वांटिटी दी है, मतलब 7th, इसको मोल को बोला है कि ये 7th बेस क्वांटिटी है, किसके लिए, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए, किसी सब्सटेंस में कितना अमाउंट है उसको चेक करने के लिए मोल क्या है, SI सिस्टम ने उसको क्या की दिया है, 7th बेस क्वांटिटी दी है। आपने पढ़ा भी होगा वहाँ, ठीक है, जब वो फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर पढ़ते हो, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स, है ना, मैथ वाला, तो उसमें आप ये पढ़ते हो ना, फिजिकल क्वांटिटी 7 होती हैं, 7th नंबर पे ये आती है। अच्छा,
अब आप देखो, हम इसको करते हैं साफ, हम चलते हैं मोल के ऊपर, ठीक। मोल, तो आप लिखो यहाँ 1 मोल, ठीक, इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इज द अमाउंट ऑफ substance that contains as many particles as or entities as there are atoms, as there are atoms in exactly 12 gram of C12 आइसोटोप, ठीक। देखो यहां से हमें पता चलेगा कि मोल का जो ये नंबर है 6.022 ये आया कहां से, ठीक है। इसको निकालते कैसे हैं ये पता चलेगा, ठीक। तो आप देखो यहां से आप क्या समझोगे, देखो यहां लिखा है 1 मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। देखो अब यहां से डिटेल स्टडी हमारी स्टार्ट होगी। यहां लिखा है कि 1 मोल कितना होता है, उतना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है जितने एटम्स होते हैं किसमें, 12 ग्राम C12 आइसोटोप में। C12 आइसोटोप में सपोज मैं आपसे बोलूं, यहाँ हमारे पास ये एक बकेट है, इसमें कार्बन 12 आइसोटोप रखा हुआ है, इस बकेट में हमारा कार्बन 13 आइसोटोप रखा है, इसमें कितना रखा है, हमारा कार्बन 14 आइसोटोप रखा है, ठीक। तो यहाँ सपोज 12 है, यहाँ 13 है, यहाँ 14 है, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। इनमें से मुझे क्या करना है, ये वाला जो है ना कार्बन 12 वाला, इसको उठाना है, इसका कितना लेना है 12 ग्राम, इसका 12 ग्राम लेना है। उस 12 ग्राम के अंदर जितने पार्टिकल्स होंगे, है ना, देखो 12 ग्राम क्या है C12, इस C12 आइसोटोप के 12 ग्राम में जितने एटम्स होंगे, है ना, वही कहलाता है 1 मोल, ठीक। उतने नंबर को ही, मतलब जितने एटम्स इसमें होंगे 12 ग्राम में, उतने एटम्स को ही हम बोलते हैं 1 मोल। और वो कितने होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23। ये कैसे पता चला वो अब हम देखते हैं। देखो आप इस डेफिनेशन को पढ़ो, 1 मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन्स एज मेनी पार्टिकल्स, या फिर एंटिटीज, पार्टिकल या एंटिटीज एक ही चीज़ है। आप एंटिटीज का एंटिटीज किसी भी चीज़ के लिए यूज़ हो जाता है ना, आप इंटरनेट पे मतलब देख लो इसका, ठीक। एज देर आर एटम्स इन एग्जैक्टली 12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटोप, एग्जैक्टली 12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटोप में जितने एटम्स हैं उसके बराबर जो अमाउंट होता है उसको बोलते हैं 1 मोल, ठीक। अच्छा अब आप देखो एक लाइन और ऐड करो, यहाँ ऐड करो, इट में बी नोटेड दैट, यहाँ लिखो 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ अ substance, ठीक, always contain the same number of entities, always contain the same number of entities, ठीक। no matter what the substance may be, यहाँ लिख दो no matter what the substance is या may be, ठीक। आप यहां से लिखो कोई भी जो सब्सटेंस होता है ना, जो मर्जी हो, उसका 1 मोल सेम ही होगा, जो मर्जी सब्सटेंस ले लो उसका 1 मोल क्या होगा, सेम ही होगा। तो अब आप ऊपर वाली डेफिनेशन से देखो कि यहाँ क्या बोला गया है, 1 मोल किसके बराबर होता है, उतने एटम्स के बराबर होता है जितने एटम्स किस में, सिर्फ एग्जैक्टली 12 ग्राम C12 में, ठीक है। C12 आइसोटोप के 12 ग्राम में जितने एटम्स है उतना होता है। तो आप देखो यहाँ मैं लिखता हूँ, इन ऑर्डर टू डिटरमाइन, ठीक, दिस नंबर एग्जैक्टली, मतलब ये जो हमारा मूल वाला नंबर है, कितने एटम्स होंगे 12 ग्राम C12 में, उसको एग्जैक्टली निकालने के लिए क्या किया गया, मास ऑफ 1 C12 एटम
was determined using, ठीक, मास स्पेक्ट्रोमीटर या यूजिंग अ स्पेक्ट्रोमीटर लिख लो। आपको मैंने बोला था ना मास स्पेक्ट्रोमेट्री से हम मास निकाल सकते हैं, है ना। तो देखो हमें क्या करना है, यहाँ लिखा है इन ऑर्डर टू डिटरमाइन दिस नंबर एग्जैक्टली, मतलब 1 मोल कितना होता है एग्जैक्टली, उस चीज़ को डिटरमाइन करने के लिए पहले क्या किया गया, मास ऑफ 1 कार्बन एटम, एक कार्बन एटम के मास को एक्सपेरिमेंटली स्पेक्ट्रोमीटर से डिटरमाइन किया गया। ठीक, आई समझ आपको, है ना। एक एटम के मास को, मतलब ये हमारा कार्बन 12 है, इसका 12 ग्राम है ना, तो इस कार्बन 12 देखो 12 ग्राम में तो बहुत सारे एटम होंगे, एक एटम छोटा सा उसका मास डिटरमाइन किया गया स्पेक्ट्रोमीटर से, ठीक है। और वो कितना आया, और वो मास कितना आया, एंड इज इक्वल टू, वो मास कितना आया, देखो एक्सपेरिमेंट करके किसी तरह डिटरमाइन किया गया, आया 1.992648 इंटू 10⁻³ -23 ग्राम, इतना मास आया किसका, एक एटम, 1 एटम ऑफ कार्बन 12, मतलब कार्बन का जो 12 वाला आइसोटोप था उसके एक एटम का मास स्पेक्ट्रोमीटर से निकाला गया इतना। ठीक है, आई समझ आपको। अब आप देखो इसको यूज करके ये वाला नंबर निकाला गया था 6.022 इंटू 10⁻23, कैसे निकाला गया था, तो आप देख सकते हो, यहां देखो, यहां लिखो नोइंग दैट 1 मोल ऑफ कार्बन वे, कार्बन 12, ठीक, वेज 12 ग्राम, मतलब ये हमें पता है ना, हमें ये पता है, नोइंग दैट मतलब हमें ये पता था कि 1 मोल ऑफ कार्बन 12 कितना होता है, 12 ग्राम होता है, यही बोला था ना ऊपर, मतलब 1 मोल उतना सब्सटेंस होता है जितना कार्बन 12 में एंटिटीज हैं, तो मतलब 1 मोल किसका, कार्बन 12 का कितना होता है, 12 ग्राम, ये हमें पहले पता था। हम यहाँ से निकालेंगे द नंबर ऑफ एटम्स, मतलब उसमें कितने एटम्स हैं उसको निकालेंगे, नंबर ऑफ एटम्स इन इट इज इक्वल टू, ठीक। देखो यहाँ से हमें पता चला था ना कि 1 मोल किसके बराबर है, उतने सब्सटेंस के बराबर होता है जितने एटम्स होते हैं किसमें, कार्बन 12 के 12 ग्राम में। तो वही चीज़ हमने यहाँ लिख दी कि 1 मोल ऑफ C12 कितने ग्राम होता है, 12 ग्राम होता है, ठीक है। एक्सपेरिमेंटली मतलब जब स्टडी चल रही थी उस टाइम पता चला था। तो अब हम देखेंगे इसमें एटम्स कितने, एटम्स देखने के लिए देखो हमें पता चल गया एक एटम का मास कितना है, कार्बन के एक एटम का मास कितना है, ये वाला 1.99 इंटू 10⁻23 एक एटम का मास है। तो 12 ग्राम में कितने एटम होंगे, ठीक, एक एटम का मास है इतना, तो 12 ग्राम में कितने एटम होंगे ऐसे, ठीक है। देखो ना, आई समझ आपको, एक एटम का मास इतना हमें दिया हुआ है, तो हम निकाल सकते हैं ना 12 ग्राम में कितने होंगे। तो यहाँ से आप देखो नंबर ऑफ एटम्स इन इट किसके बराबर होगा, देखो इसको हम ऐसे निकालेंगे, 12 ग्राम में कितने होंगे, 12 डिवाइडेड बाई एक एटम का मास कितना है 1.99, ठीक, 2648 इंटू 10⁻³ ग्राम। तो देखो आई समझ आपको, यहाँ कितना था 12 ग्राम, ना 12 ग्राम क्या है, C12 है ना, C12 एटम, C12, ठीक। तो हमारे पास एक एटम का मास आ गया है, ये एक एटम का मास हमने किसी तरह एक्सपेरिमेंट करके स्पेक्ट्रोमीटर से निकाल दिया, ठीक है। स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडी से हम निकाल सकते हैं मास, ठीक। तो एक एटम का मास निकाल दिया, तो हम देख सकते हैं ना कि अगर हमारे पास एक एटम का मास इतना है तो ऐसे कितने एटम्स मिल के 12 ग्राम बनाएंगे, ठीक। तो इस चीज़ के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ लिख दिया हमने नंबर ऑफ एटम्स इन इट इज इक्वल टू 12 ग्राम C12 डिवाइडेड बाई एक एटम का मास, ठीक। तो एक एटम का मास ये वाला लिख लिया, यहाँ 12 ग्राम लिख लिया। इसको करोगे अगर सॉल्व आप तो कितना आएगा, देखो यहाँ से आपको पता है 10⁻, देखो ये ग्राम से ग्राम तो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, है ना, ग्राम से ग्राम तो जाएगा, पीछे हम निकाल के रहे हैं नंबर ऑफ एटम्स निकाल रहे हैं, तो मतलब यहाँ से जो निकल के आएगा उतने एटम्स होंगे, ठीक। तो ये तो जाएगा, ग्राम से ग्राम जाएगा, ये 10⁻⁻23 ऊपर जाके 10⁻23 हो जाएगा। तो आप यहाँ लिख सकते हो ना ऐसे करके, मतलब ये 10⁻⁻23 नीचे ऊपर जाएगा, 10⁻23 बन जाएगा, ठीक। और देखो ये 12 है और ये 1.9 एग्जैक्टली किसके बराबर होता है,
एग्जैक्टली नहीं मतलब अप्रॉक्सीमेटली 1.99 अप्रॉक्सीमेटली 2 के बराबर होता है, तो 2 को 12 से करेंगे तो कितना आएगा 6। ठीक, आई समझ आपको। तो अब आप देखो ये जो हमारी ये जो डिजिट्स है ना, इनको जब हम क्या करेंगे, इसके साथ करेंगे डिवाइड, तो यहाँ आएगा ये वाला 6.022। ठीक, उसके बाद आगे भी रकम आती है हमारी 137 मल्टीपल बाई 10⁻23 एटम्स, इतने आएंगे यहाँ से कैलकुलेट करके इतना आएगा। ठीक, आई समझ आपको, इतना समझ में आया आपको। अब आप देखो ये जो बड़ा सा नंबर आया था ना यहाँ से, इसको थोड़ा राउंड ऑफ करके ऐसे लिख देते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। देखो हमने क्या किया, हमने एक्चुअल में निकाला कि ये जो 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स आए कहाँ से। ठीक, तो अब आप देखो ये जो 6.022 इंटू 10⁻23 एटम आए ना, ठीक, ये किस लिए आए, ये हमने किस चीज़ में देखे, ये हमने देखे 12 ग्राम C12 आइसोटोप में देखे। मतलब हमने बोला था ना कि 1 मोल, देखो यहाँ 1 मोल उतना होता है जितना 12 ग्राम C12 में एटम्स होते हैं। तो अब हमने देख लिया ना 1 मोल कितना होता है जितने 12 ग्राम C12 में एटम्स होते हैं। तो अब हमने यहाँ से देख लिया 12 ग्राम C12 में कितने एटम्स होते हैं, इतने होते हैं, तो उसको हमने लिख दिया। अब हम लिख सकते हैं यहाँ से 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक, इतना। ठीक, आई समझ आपको, 1 मोल इज इक्वल टू कितना होता है, इतना क्लियर हुआ। अब आप देखो इसको आप चेक भी कर सकते हो, कैसे चेक कर सकते हो, देखो अगर हमारे पास एक एटम का मास इतना है, तो आप अगर देखो इतने एटम का मास कितना होगा, 12 ग्राम होगा। आप चेक कैसे करोगे, एक एटम का मास इतना, इसको सपोज मैं अगर राउंड ऑफ करके 1.9 मान लूँ, 1.9 इंटू 10⁻23 ग्राम एक एटम का मास है। ठीक, तो मुझे चाहिए 12 ग्राम कितने का होगा, तो आप खुद देखो अगर मैं इसको इससे मल्टीपल करूंगा ना इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 है ना, इससे मल्टीपल करूंगा तो वो 12 ग्राम ही आएगा, है ना। देखो एक का इतना है तो इतने का कितना होना चाहिए, 12 ग्राम। तो आप देखो एक का इतना है, एक का मास इतना है एक एटम का, और इतने का मास कितना होना चाहिए, 12 ग्राम। तो आप इसको मल्टीपल करके देखो ये 10⁻23 है ना, ये और ये जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से देखो ये अप्रॉक्सीमेटली 2 है, तो ये 6 है, 6 टू द 12 आएगा, अप्रॉक्सीमेटली 12 ग्राम आएगा। इसका मतलब आप देख सकते हो मोल की कैलकुलेशन कैसे हुई थी। ठीक, तो अब देखो, अब आपके दिमाग में ये चीज़ क्लियर हो गई कि 1 मोल कितना होता है, 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक, और यहाँ से आप ये एक पॉइंट देख सकते हो कि 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस ऑलवेज कंटेन द सेम नंबर ऑफ एंटिटीज। 1 मोल में हमेशा उतनी सेम नंबर एंटिटीज होती हैं। चाहे आप बोलो 1 मोल बनानास, तो उसमें भी इतनी एंटिटीज, इतना नंबर होगा। 1 मोल बुक्स बोलो तो इतना ही होगा। देखो उसको हम समझते हैं आगे। ये जो नंबर आया था ना, ये नंबर किसने स्टडी किया था, ये वाली स्टडी किसने की थी, साइंटिस्ट का नाम था एमिडियो एवोगैड्रो। ठीक, इस साइंटिस्ट ने इस नंबर के बारे में ये वाली कैलकुलेशंस की थी, तो इसलिए इस नंबर को, ये जो नंबर आया था, इस नंबर को बोल दिया था एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर अपने नाम से बोल दिया था, या इसको बोला था एवोगैड्रोस कांस्टेंट। एवोगैड्रोस कांस्टेंट भी बोल दिया था इसको। ठीक है, आई समझ आपको। और इसको रिप्रेजेंट किससे किया था इसने, एवोगैड्रोस नंबर को Na से। ठीक है, ये कांस्टेंट है। ठीक, आई समझ आपको। तो अब आप देखो ये एक इंपॉर्टेंट नंबर है केमिस्ट्री में, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है नंबर ये केमिस्ट्री में। तो आपको मैं इतना सा एक बार रिवाइज कराता हूँ। आप देखो 1 मोल कैसे आया। देखो पहले बोला कि 1 मोल उतना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है जितना देखो जितना 12 ग्राम C12 आइसोटोप में एटम्स होते हैं। ठीक, तो अब देखो किसी तरह एक एटम का मास निकाल दिया, C12 के एक एटम का मास निकाल दिया, वो कितना आया 1.99 ये वाला आया। ठीक, तो अब अगर एक एटम का मास आ गया तो हमने देखना था कितने एटम ऐसे मिला के 12 ग्राम बनता है। तो वहाँ से हमने इसको डिवाइड किया, यहाँ से हमें पता चला कि 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स मिला के कितना बनता है, 12 ग्राम बनता है। तो अब हमने देखा कि 1 मोल किसके बराबर था, 12 ग्राम। मतलब 1 मोल इतने अमाउंट के बराबर था जितने एटम्स होते हैं 12 ग्राम C12 में। तो अब 12 ग्राम C12 में एटम्स कितने आए निकल के, ये इतने आए। यहाँ से हमने चेक भी किया था इसको। ठीक, तो इतने, इसका मतलब 1 मोल किसके बराबर हो गया, 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये हमारा नंबर आया। और ये किसने स्टडी किया था, एमिडियो एवोगैड्रो ने, है ना। तो इसलिए अपने नाम से इसको बोल दिया एवोगैड्रोस नंबर या एवोगैड्रोस कांस्टेंट। इसको Na से रिप्रेजेंट भी कर दिया।
ठीक, और ये एक इंपॉर्टेंट नंबर है केमिस्ट्री में। इतना समझ में आया आपको? अब हम चलते हैं आगे, क्या बोल सकते हैं, हेंस सारा कुछ कैलकुलेट करके हमें क्या पता चला, हेंस 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल किसके बराबर होगा, इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 एंटिटीज के बराबर होगा, मतलब उसके इतने नंबर के बराबर होगा। ठीक, अच्छा, आर, या इसको हम इतना भी बोल सकते हैं, आर द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कंटेनिंग, देखो द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कंटेनिंग, ठीक, n a number of particles, n a number of particles, ठीक, is called 1 मोल, मतलब 1 मोल कितने को बोलोगे, मोल इतना सब्सटेंस होता है जिसमें कितनी एंटिटीज या कितने पार्टिकल्स हों, इतने 6.022 इंटू 10⁻23। और आपको पता है इसी नंबर को हम एन ए भी बोलते हैं, एवोगाड्रोस नंबर एन ए से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कंटेनिंग एन ए नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज कॉल्ड 1 मोल। कोई ऐसा सब्सटेंस जिसमें एन ए नंबर ऑफ पार्टिकल, वही चीज़ है, एन ए नंबर ऑफ पार्टिकल का मतलब हो गया इतने पार्टिकल, उसको क्या बोलोगे, 1 मोल बोलोगे। आई समझ आपको इतनी? अब आप देखो, हम देखते हैं आगे कुछ एग्जाम्पल्स। 1 मोल केमिस्ट्री स्टूडेंट्स, तो कितने स्टूडेंट्स होंगे, इज इक्वल टू 1 मोल का मतलब कितना होता है, वही जो ऊपर लिखा है, कितने होंगे 6.022 इंटू 10⁻23 केमिस्ट्री स्टूडेंट्स। ठीक, जैसे मैं आपसे बोलूं 1 मोल हाइड्रोजन एटम्स, है ना, तो ये पक्का लिखा होना चाहिए ना कि हाइड्रोजन के एटम की बात हो रही है या मॉलिक्यूल की बात हो। अगर मैं बोलूं 1 मोल हाइड्रोजन, तो इसका मतलब कुछ नहीं, कुछ समझ नहीं आएगा, तो ये साथ में लिखा होना चाहिए 1 मोल हाइड्रोजन एटम्स हैं या 1 मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हैं या 1 मोल क्या चीज़ है। ठीक, तो 1 मोल हाइड्रोजन एटम्स, कितने एटम्स होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, ऐसे बोल सकते हैं। मैं आपसे बोलूँ 1 मोल, देखो मोल को हम MOLE भी लिख सकते हैं, इसका सिंबल MOL भी लिख सकते हैं, ठीक, दोनों लिख सकते हैं। 1 मोल कार्बन एटम्स, तो कितने होंगे कार्बन एटम्स, इसका मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम्स। ठीक, अब आपसे मैं बोलूं, देखो मैं आपसे बोलूं 3 मोल्स हाइड्रोजन एटम्स, तो क्या करोगे, देखो 1 मोल कितना होता है, इतना होता है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, तो 3 मोल कितना होगा, 3 को इससे मल्टीपल कर दो, 3 इंटू इतना, है ना, समझ में आया आपको? अब मैं आपसे बोलूँ एक 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का 1 मोल, तो आप क्या बोलोगे, हमने देखा था ना 1 मोल किसी भी सब्सटेंस का सेम होता है, तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, इसका मतलब कितना 6.022 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। ठीक, तो अब आप देखो इस पूरे की जगह हम Na लिख सकते हैं, Na भी लिख सकते हैं, इस नंबर को Na भी बोलते हैं। तो अगर मैं आपसे बोलूं 3 मोल्स ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स, तो क्या लिखोगे, देखो 1 मोल में कितने होते हैं, इतने, तो इतने को क्या बोलते हैं, Na बोलते हैं, तो 3, यहाँ 3 मोल लिखा तो 3Na हो जाएगा। तो पूरे को अगर डिनोट करोगे तो 3 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, और है क्या चीज़, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स, तो CO2 मॉलिक्यूल्स। ठीक, समझ में आया आपको ये? चलो देखो, अगर आपको ये समझ में आया, हमने मोल के बारे में कुछ पढ़ लिया है, कुछ चीज़ें हमने सीख ली हैं, अभी हम उसको रखते हैं। इसके बाद 2-3 कंसेप्ट होते हैं, वो इसी मोल कंसेप्ट में यूज़ होते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं हम, देखो ये मोलर मास, तो अभी हम पहले सीख लेते हैं मोलर मास, फिर हम सीखते हैं ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, उसके बाद हम फिर से आएंगे मोल कंसेप्ट की कुछ डेफिनेशंस होती हैं, मोल इन टर्म्स ऑफ मास, मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, उनको सीखेंगे। ठीक है, तो पहले आप देखो यहाँ मोलर मास, मोलर मास, ये मोलर मास क्या चीज़ है। ठीक, मोलर मास क्या चीज़ है, इसको देखते हैं। तो बहुत सिंपल है, अगर आपने एटॉमिक मास वाली वीडियो देखी है, ठीक,
तो फिर ये आपके लिए बहुत सिंपल है। अगर नहीं देखी तो पहले आप उसको जाकर देखो, नहीं तो फिर आपका कंसेप्ट ज़िंदगी भर ऐसा ही रहेगा, कभी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आप देखो द मास ऑफ, यहाँ लिखो मोलर मास क्या होता है। मोल समझ आया ना आपको। अब देखो मास, मोलर मास, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, ठीक, इन ग्राम्स is called its molar mass, is called its molar mass। ठीक, ये इसकी डेफिनेशन होती है कि किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का जो मास होता है, 1 मोल का मास मतलब क्या, 1 मोल का मतलब कितना। अगर मैं बोलूं किसी एक एटम का मास है तो वो सपोज उस एक एटम का मास है। अगर मैं बोलूं 1 मोल का मास तो इसका मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 का मास। ठीक, मैं आपको समझाने के लिए एग्जांपल देता हूं। अगर मैं बोलूं कि एक स्टूडेंट है जिसका मास है सपोज 30 kg, ठीक है, छोटा सा स्टूडेंट है क्लास बड़ी लेकिन है छोटा सा, उसका मास क्या है, मास है उसका 30 kg। तो आपसे मैं बोलूं 1 मोल वैसे स्टूडेंट का मास कितना होगा, तो आप बोलोगे 6.022 इंटू 10⁻23 वैसे स्टूडेंट का मास कितना होगा। ठीक, तो क्या करोगे, एक का मास कितना है 30, एक का कितना है 30, तो इतने का कितना होगा, इतने मल्टीपल बाई 30, ऐसे होगा ना। तो आप देखो यहाँ लिखा है मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस के 1 मोल का जो मास होता है उसको क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं उसको मोलर मास। ठीक, आई समझ आपको। अच्छा, दूसरा पॉइंट आप लिखो, ये किसके बराबर होता है, इट इज इक्वल टू atomic mass in grams, ठीक है, और molecular mass in grams, और molecular mass in grams। ठीक, ये जो हमारा होता है ये किसके बराबर होता है, किसी का जो एटॉमिक मास होता है उसको ग्राम में ले लो, या जो मॉलिक्यूलर मास होता है उसको ग्राम में ले लो, उसी को ही बोलते हैं हम मोलर मास। देखो हम एग्जांपल से समझेंगे कि कैसे होगा। जैसे मैं आपसे बोलूं, देखो हम देखते हैं एग्जांपल। ठीक, एग्जांपल देखो, देखो हमने अभी पहले लिखा था ना कि कार्बन के एक एटम का मास हमने निकाला था स्पेक्ट्रोमीटर से, अभी वीडियो में लिखा था। तो आप देखो वी नो हम एग्जांपल में लिखो वी नो मास ऑफ 1 कार्बन एटम। एक कार्बन एटम का मास कितना होता है आपको पता है कितना, 1.99264 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम, इतना होता है। ठीक, तो अब आप यहां से मुझे बताओ एक कार्बन एटम का मास कितना होता है, इतना होता है एक कार्बन एटम का। ठीक है, आई समझ। तो हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे इसका मोलर मास कितना होगा। मोलर मास का मतलब होता है 1 मोल कार्बन एटम का मास कितना होगा। तो यहां आप लिखो मास ऑफ 1 मोल कार्बन एटम्स। ठीक, 1 मोल कार्बन एटम का जो मास होता है उसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको मोलर मास, मोलर मास ही बोलते हैं ना इसको। तो कितना होगा आपको पता है, एक का कितना है, इतना। तो इसको मैं देखो राउंड ऑफ कर दूं, 1.99 कर दूं इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। और 1 मोल का मतलब होता है कितना, इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम, 23। तो अब आप देखो एक का मास इतना, तो 1 मोल का कितना होगा, उसको इससे मल्टीपल कर दो, 1 मोल उतना होता है। तो यहाँ से आप खुद देखो, ये तो जाएगा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, -23 + 23 है ना। देखो ना बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, -23 + 23, तो ये तो खत्म हो जाएगा। यहाँ देखो ये एक्चुअल में 2 है, 1.99 को 2 लिख सकते हैं। तो ये हमारा 6 है, 6 टू द कितना आएगा, अप्रॉक्सीमेटली कितना आएगा, 12 ग्राम। ठीक, आई समझ आपको। तो अब आप देखो ये मोलर मास कार्बन का मोलर मास कितना आया, 12 ग्राम। ठीक, और मोलर मास होता क्या है, 1 मोल कार्बन एटम का मास है। ठीक है, मोलर मास। तो इसका यूनिट क्या होगा, 12 ग्राम कितने का है, मोल का है ना, 1 मोल का है, तो आप लिखोगे 12 ग्राम पर मोल।
या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 12 ग्राम मोल इनवर्स। पर मोल को मोल इनवर्स भी लिख सकते हैं ना। एक्चुअल में पर मोल का मतलब होता है ग्राम अपॉन मोल, ये होता है ना। तो इस मोल को ऊपर लेके जाओगे तो मोल इनवर्स भी आएगा, ये होता है ना। या तो ऐसे लिख दो 12 ग्राम पर मोल लिख दो। तो ये 12 ग्राम क्या चीज़ है? मोलर मास किसका? कार्बन का। तो आपको ये समझ में आया मोलर मास क्या होता है? किसी सब्सटेंस के एक मोल का जो मास होता है उसको बोलते हैं मोलर मास। जैसे मैं आपसे बोलूं, देखो एक और एग्जांपल लेते हैं। मास ऑफ 1 H एटम, एक H एटम का मास कितना होता है? पीछे वाली वीडियोस में हमने देखा था 1.67 इंटू 10⁻⁻24, 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो इसका मोलर मास कितना होगा? मोलर मास कितना होगा? देखो मोलर मास इसका होगा ना, कितना होगा? यहां लिखो मोलर मास, मोलर मास, ठीक। आई समझ आपको? तो देखो मोलर मास इज इक्वल टू कितने का होता है? इसको किसी मल्टीपल कर दो 1.67 इंटू 10⁻⁻24 मल्टीपल बाई 6.022 इंटू 10⁻23। इतने एटम्स का मास, यही होता है मोलर मास। तो यहाँ से देखो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आएगा, पहले तो यहाँ से आएगा इतना 10.078 इंटू 10⁻⁻1। तो इसको और सॉल्व करेंगे तो आएगा 1.0078, ठीक। या इसको लिख सकते हैं हम अप्रॉक्सीमेटली 1.008, ठीक, ग्राम। और कितने का? ग्राम पर मोल, मतलब ये आएगा इसका हाइड्रोजन का मोलर मास, ठीक। आई समझ आपको? तो अब आप यहाँ से समझ सकते हो, अगर हम देखो अगर हम किसी एटम का, सपोज हम कार्बन का लेते हैं, अगर कार्बन का लेते हैं 12 AMU लेते हैं अगर, तो ये कितने का मास है? एक एटम का मास है ना, एक एटम का मास है ना। क्योंकि पीछे वाली वीडियोस अगर आपने देखी हैं तो AMU कितना होता है? 12 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ये इतना होता है, ये एक एटम का मास है। तो जब हम लिखते हैं ना 12 ग्राम, कार्बन का मास है 12 ग्राम, तो 12 ग्राम एक्चुअल में इसका मोलर मास लिखते हैं हम, ठीक है। ग्राम का मतलब हो गया मोलर मास, क्योंकि अभी हमने निकाला ना मोलर मास 12, जो ग्राम में लिखते हैं वो एक्चुअल में मोलर मास होता है, मतलब वो 1 मोल एटम्स का मास होता है। लेकिन जो हम AMU में लिखते हैं वो किसका होता है? एक एटम का मास होता है, ठीक। आई समझ आपको? तो चलो ये था हमारा मोलर मास। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अभी हम देखते हैं ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। आप लिखो ग्राम एटॉमिक मास, ठीक, ग्राम एटॉमिक मास। तो क्या होता है ग्राम एटॉमिक मास? सेम टू सेम चीज है, मोलर मास ही है एक किस्म का, ठीक है। तो आप यहां लिख लो, it is defined as mass of Avogadro's number of atoms, mass of Avogadro's number of atoms, ठीक है ना। ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है? अभी हमने देखा मोलर मास, तो मोलर मास के साथ जब हम ग्राम लगाते हैं तो वो किसका हो जाता है? वो हो जाता है 1 मोल का, ठीक है। तो अब आप देखो ये जो ग्राम एटॉमिक मास है वो एक्चुअल में मोलर मास ही है ना। तो यहाँ लिखा है इट इज डिफाइंड एज मास ऑफ एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम्स, है ना। एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम का मतलब क्या हो गया? एवोगैड्रो नंबर किसको बोलते हैं? 1 मोल को बोलते हैं ना। तो वही है ना, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास, ठीक। तो जैसे मैं बोलूँ एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन एटम का, एक ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक मास कितना है हमारा? 16 यूनिट है। 16 यूनिट। देखो मैंने आपको बोला था यूनिट क्या होता है? यूनिट नहीं, ये यूनिफाइड मास है। यूनिट इज इक्वल टू AMU, ये एक ही चीज़ है, ठीक है। पहले AMU यूज़ किया गया था, बाद में यूनिफाइड मास यूज़ किया गया था, ठीक। अगर मैं बोलूँ आपसे, ये एग्जाम्पल है, ठीक। एटॉमिक मास ऑक्सीजन का दिया हुआ है आपको कितना? 16 यूनिफाइड मास, 16U है ना, या 16 AMU। तो आप इसको ग्राम एटॉमिक मास में कन्वर्ट करो, कन्वर्ट इट इनटू ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। ग्राम एटॉमिक मास में कन्वर्ट करो तो आपको पता है ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है? ग्राम एटॉमिक मास होता है मास ऑफ एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम, मतलब 1 मोल एटम, मतलब कितने एटम? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम का मास जो होता है वो क्या होता है हमारा? ग्राम एटॉमिक मास। तो कैसे कन्वर्ट करोगे?
देखो ये 16U लिखा है तो ग्राम में कन्वर्ट करना है। ग्राम का मतलब एक तो हो गया कि आपको ग्राम में कन्वर्ट करना है, और कितने का 6.022 का। तो यहाँ ऑक्सीजन का कितना दिया है, ऑक्सीजन के एक एटम का मास है ये 16 यूनिट 16, तो इसको ग्राम में कैसे कन्वर्ट करोगे, 16 AMU है ना, ये U और AMU एक ही चीज़ है, तो लिखोगे 16 इंटू इसको कन्वर्ट करो ग्राम में, कितना आएगा 1.66 इंटू 10⁻⁴ कितना, बोलो बोलो बोलो, -24 ग्राम, इतना होता है ना। ये आ गया एक एटम का मास ग्राम में। और अगर हम निकालें इसका ग्राम एटॉमिक मास तो वो कैसे आएगा, ग्राम एटॉमिक मास, देखो इसको मैं लिखता हूँ GAM, ग्राम एटॉमिक मास। तो ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, मास ऑफ एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम, है ना। तो ग्राम एटॉमिक मास इक्वल टू कितना आएगा, 16 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24, ये आ गया। ये आ गया हमारा एक एटम का मास ग्राम में, और है ना, ग्राम में एक एटम का मास। और ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम का मास। तो एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23, तो इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, इतने एटम का मास क्या होगा हमारा ग्राम एटॉमिक मास। तो अब आप देखो यहाँ से, देखो क्या होगा यहाँ से, एक्चुअल में अगर आप इन दोनों को मल्टीपल करोगे ना, इन दोनों टर्म्स को सॉल्व करोगे, ठीक है, मैं रेड से करता हूँ इसको, ठीक, इन दोनों को सॉल्व करोगे, अगर इनको सॉल्व करके एक्चुअल में आता है हमारा, ये तो 16 ही रहेगा, इनटू ये आएगा 0.9, ठीक। तो आप देखो 0.9 को अप्रॉक्सीमेटली 1 लिख सकते हैं, तो मतलब ये हो गया 16 इंटू 1 इज इक्वल टू कितना आ गया, 16 ग्राम, 16 ग्राम, ठीक। तो अब आप देखो यहाँ से कि एटॉमिक मास एक ऑक्सीजन का कितना था, 16 यूनिट था एक ऑक्सीजन का, और ग्राम एटॉमिक मास कितना आ गया ऑक्सीजन का, वो आ गया कितना 16 ग्राम, है ना। एक का था 16 AMU और ग्राम एटॉमिक मास कितना आ गया 16 ग्राम। तो अब देखो दोनों सेम क्यों आए, सेम क्यों आए, क्योंकि जब इन दोनों नंबर को मल्टीपल करो ना वो एक के बराबर आता है, तो सेम आ गए। लेकिन एक्चुअल में जब हम ग्राम लिख देते हैं तो इसका मतलब हो गया 1 मोल का मास, ठीक है, 1 मोल का जो मास होता है उसको बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास, और जब AMU लिखते हैं तो इसका मतलब एक एटम का मास, ठीक। तो अब देखो यहाँ से हम, क्योंकि हमारा 16 यूनिट था ना, जो 16U और 16 दोनों सेम आ गए, तो इसलिए हम यहाँ इसको एक और डेफिनेशन दे सकते हैं, बोल सकते हैं ऐसे, ग्राम एटॉमिक मास, ठीक, कैन आल्सो बी डिफाइंड एज, इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, आल्सो बी डिफाइंड एज mass expressed in grams, atomic mass expressed in grams, ठीक। आई समझ, वही एटॉमिक मास को हमने ग्राम में एक्सप्रेस कर दिया, लेकिन एक्चुअल में मतलब कुछ हो रहा है, मतलब ये तो 1 मोल का मास है, लेकिन उसी को अगर हम ग्राम में एक्सप्रेस कर दें तो उसी को बोल देंगे ग्राम एटॉमिक मास, ऐसा भी बुक्स में लिखा होता है, ठीक। तो ये समझ में आया आपको। तो आप खुद बताओ, इसकी डेफिनेशन बता सकते हो, पता है ना आपको, बताओ जल्दी बोलो। मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ मॉलिक्यूल, ठीक, लिखोगे द मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ मॉलिक्यूल, ठीक। या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, और मास ऑफ Na नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक। 1 मोल मॉलिक्यूल्स का जो मास होगा, या फिर 1 मोल को हम Na भी बोल सकते हैं, तो बोल देंगे मास ऑफ Na नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड क्या, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ठीक, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। अच्छा, तो एग्जांपल समझते हैं हम। एग्जांपल, तो आपको मैंने पढ़ाया था मॉलिक्यूलर मास, एक एटम एक मॉलिक्यूल का मास कैसे निकालते हैं, तो मैं लिखूं यहाँ मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O कितना होता है, कराया था पीछे वाली वीडियोस में। इसका लेते हैं 2, इसका लेते हैं 16, तो ये आता है हमारा 18U, या इसको हम लिखते हैं 18 AMU, ये हमारा एक मॉलिक्यूल का मास है। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालोगे, सीधा सीधा आप ये लिख सकते हो
कि इसको 18 ग्राम बना दो, बस बन गया ग्राम मालिकुलर मास। लेकिन उसके पीछे रीज़न है, आप लिखोगे ग्राम मालिकुलर मास इज इक्वल टू कितना होता है, मास ऑफ 1 मोल, है ना, 1 मोल। तो इसको पहले आप ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हो। 18 AMU को कैसे करोगे, 18 AMU की जगह लिखोगे 1.66 इंटू 10⁻⁻24 इंटू, ये आ गया हमारा किसका, एक मालिक्यूल का मास ग्राम में इतना, ठीक है, इतना ग्राम में। तो अब आप देखो, हम देख रहे हैं ग्राम मालिक्यूलर मास। ग्राम मालिक्यूलर मास होता है 1 मोल का मास। तो 1 मोल के लिए हम इसको 16.022 इंटू 10⁻23 से मल्टीपल कर देंगे। तो आपको पता है ये सारी सॉल्व करके किसके बराबर आता है, हर किसी में यही होगा ना, इन दोनों को सॉल्व करोगे आता है 0.9, वो 1 के बराबर होता है। तो यहाँ 18 इंटू 1 करोगे, ठीक, तो कितना आएगा 18, और किस में आ जाएगा, ग्राम में। तो ये आ गया हमारा 18 ग्राम। ये क्या चीज़ है, एक्चुअल में ग्राम मालिक्यूलर मास है, ठीक, आई समझ आपको, है ना। तो अब इसकी डेफिनेशन आप वैसे भी लिख सकते हो, ग्राम मालिक्यूलर मास क्या होता है, मालिक्यूलर मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज कॉल्ड ग्राम मालिक्यूलर मास, ये भी लिख सकते हो, ठीक। जैसे मैं आपसे बोलूँ अभी कोई और मालिक्यूल ले लो आप, जैसे मैं आपसे बोलूँ ग्राम मालिक्यूलर मास किसका, ऑफ CH4, ठीक, CH4 का ग्राम मालिक्यूलर मास निकालो। तो आप क्या करोगे, आप बस समझ जाना ग्राम मालिक्यूलर मास क्या होता है, 1 मोल मालिक्यूल का मास होता है, ठीक। तो अगर यहाँ देखो कार्बन का कितना होता है 12, ये आपको याद करने पड़ेंगे, 1 एटॉमिक नंबर 1 से लेके एटॉमिक नंबर 20 तक आप सारे मालिक्यूलर मासेस, सॉरी एटॉमिक मासेस याद कर लो। और मालिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं पता है आपको, इनके एटॉमिक मासेस को प्लस करके, इसका 12 होता है, इसका कितना होता है +4, और 12 और 4 कितना 16, तो 16 AMU कितना होगा, एक मालिक्यूल का मास, और 16 ग्राम कितना होगा, एक मोल का मास, और इसी को क्या बोलते हैं, ग्राम मालिक्यूलर मास, ठीक। तो आप इसको मोलर मास भी तो बोल सकते हो। अगर मैं आपसे बोलूं बताओ मोलर मास ऑफ किसका निकालो आप, HCl का मोलर मास निकालो। तो कैसे निकालोगे, है ना, कैसे निकालोगे, देखो H का कितना होता है, एक क्लोरीन का कितना होता है 35.5, तो कितना हो गया, ये हो गया 36.5 मोलर मास है। मोलर मास का मतलब भी हो गया 1 मोल का मास, है ना। तो इसके सामने क्या लगा दोगे, ग्राम पर मोल लगा दोगे, तो इसका मतलब ये हो गया मोलर मास, वही चीज़ है। इसी को ही हम देखो, इसी को ही तो हम ग्राम मालिक्यूलर मास बोलते हैं, है ना। तो एक्चुअल में मोलर मास, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मालिक्यूलर मास मेरे ख्याल से सारे सेम है, लेकिन आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है, तो आप ऐसे भी देख लो, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया आपको। देखो अभी हम कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं जो जेके बोस में पूछा भी गया था, मोल इन टर्म्स ऑफ मास, मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर, ऐसे करके 3 डेफिनेशंस होती है मोल की। तो वो आपको बहुत आसान लगने वाली है, ठीक है। अगर आपने इतनी वीडियो देख ली, जितना मैंने पढ़ाया वो समझ में आ गया आपको, तो वो बहुत आसान लगने वाली है, ठीक। चलो देखते हैं। पहली डेफिनेशन होती है मोल की, मोल इन टर्म्स ऑफ मास। 3 डेफिनेशंस होती हैं, 3 तरह से मोल को डिफाइन किया जा सकता है। मोल इन टर्म्स ऑफ मास, ठीक। तो देखो इसकी डेफिनेशन लिखो आप, यहां लिखो, एक डेफिनेशन लिखनी है, एग्जांपल देखनी है बस। कैसे, अ मोल इज डिफाइंड एज, यहां मोल को कैसे डिफाइन करते हैं, अ मोल इज defined as that amount of the substance, that amount of substance which has mass, equal to gram atomic mass, equal to gram atomic mass if the substance is atom, ठीक है। atomic or gram molecular mass, gram molecular mass if the substance is molecule, ठीक।
देखो ये डेफिनेशन होती है मोल इन टर्म्स ऑफ मास। तो बस कुछ भी नहीं करना आपको, अभी हमने देखा ना ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकालना सीख लिया हमने। तो आप देखो मोल इन टर्म्स ऑफ मास, मास के टर्म्स में मोल को कैसे डिफाइन करते हैं मोल इज डिफाइंड एज दैट मोल उतना सब्सटेंस होता है जिसका मास किसके बराबर हो, उसके ग्राम एटॉमिक मास के बराबर हो अगर वो सब्सटेंस एटॉमिक है, और ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर हो अगर वो सब्सटेंस मॉलिक्यूल है। देखो एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल, ठीक, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स, यहां लिख देता हूं मैं। इसको कैसे डिफाइन करते हैं, इससे पहले मैं आपको बोलूं कि एटॉमिक नंबर 1 से लेके 20 तक आप अपने क्या करो, 1 से लेके 20 तक आप एटॉमिक मासेस याद कर लो, एटॉमिक मासेस याद कर लो इंटरनेट से निकाल के, ठीक। तो जैसे मैं बोलूं हाइड्रोजन का कितना होता है 1, ठीक है, एटॉमिक नंबर नहीं, एटॉमिक मासेस, एटॉमिक नंबर भी तो याद होने चाहिए लेकिन मासेस याद होने चाहिए। जैसे कैल्शियम का कितना होता है 40 होता है, कार्बन का कितना होता है 12 होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, नाइट्रोजन का कितना होता है 14, ऐसे करके याद कर लो आप 20 तक, उसके बाद ही आप इसको समझ पाओगे। तो अब आप देखो मोल इन टर्म्स ऑफ मास का मतलब है कि 1 मोल कितने के बराबर होगा, अगर सब्सटेंस एटॉमिक है तो उसके ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होगा, अगर सब्सटेंस मॉलिक्यूल है तो उसके ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा 1 मोल। तो आप देखो यहाँ लिखा है 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स, कार्बन एटम्स लिखा है ना यहाँ, तो ये सब्सटेंस क्या एटॉमिक है, तो 1 मोल किसके बराबर होगा मास के टर्म्स में, इसके कार्बन के ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होगा। तो आपसे मैं बोलूँ अभी हमने निकाला था कार्बन का ग्राम एटॉमिक मास कितना था, कार्बन का मास कितना होता है 12, इसके साथ ग्राम लगा तो बन गया ग्राम एटॉमिक मास, तो कितना होगा ये 12 ग्राम, ठीक। इसी तरह देखो 1 मोल ऑफ सोडियम एटम्स, सोडियम जो होता है ना उसका एटॉमिक मास होता है 23, तो सोडियम एटम है ना, तो 1 मोल सोडियम एटम्स का कितना होगा, उसके ग्राम एटॉमिक मास के बराबर, तो सोडियम का ग्राम एटॉमिक मास कितना होगा 23 ग्राम, ठीक। इसी तरह 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, देखो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कैसा होता है O2, तो एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है एटॉमिक मास 16, यहाँ 2 है तो 2 का कितना होगा 32, ठीक। तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यहाँ लिखा है ना, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल किसके बराबर होगा, उसके ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑक्सीजन, देखो ऑक्सीजन मैं यहाँ लिख देता हूँ, सोडियम एटम यहाँ N में होता है सोडियम, यहाँ होता है कार्बन, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल क्या होता है O2, ठीक। H2O तो यहाँ लिखा है, CO2 लिखा है, ये लिखा है। आप देखो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, इसका मतलब मॉलिक्यूल का जो मास होगा उसको बोलोगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास, तो ऑक्सीजन का ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा, इस ऑक्सीजन का ग्राम मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालोगे, देखो ये 2 ऑक्सीजन है, एक का मास 16, 2 का कितना 32, तो ये कितना आ जाएगा 32 ग्राम, ठीक। इसी तरह देखो 1 मोल ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स, H2O मॉलिक्यूल का मास क्या होता है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है, ऊपर देखो डेफिनेशन यही लिखा ना, 1 मोल ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होता है अगर सब्सटेंस एटॉमिक है, और ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है अगर सब्सटेंस क्या है मॉलिक्यूल है, ठीक। तो यहाँ देखो H2O मॉलिक्यूल है, तो H2O मॉलिक्यूल का कैसे निकालोगे मास, H2O अभी निकाला था, इसका होता है 2, इसका होता है 16, तो 16 + 2 कितना होता है 18, तो इसके साथ ग्राम लगा दो क्या बन जाएगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास, तो H2O मॉलिक्यूल है, तो 1 मोल इसका कितना हो जाएगा, कितना आया 18 ग्राम, ठीक। इसी तरह देखो 3 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का मास निकालो, CO2, कार्बन का कितना होता है 12 प्लस एक ऑक्सीजन का होता है 16, 2 का कितना होगा 32, ये आएगा 44 ग्राम लगा दो, बन गया ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो 3 मोल्स ऑफ CO2 का मास कितना होगा, देखो 1 मोल का कितना होगा, 1 मोल का होगा 44 ग्राम्स, और 3 मोल का कितना होगा, 3 को मल्टीपल कर दो इससे तो ये आ जाएगा, ठीक। इसी तरह 2 मोल्स ऑफ C6H12O6, देखो C6H12O6 का मास कैसे निकालोगे, C6H12O6, तो कार्बन 6 है ना यहाँ, तो इसका मास कैसे निकलेगा, एक का कितना होता है 12 और 6 का कितना होगा, ऐसे कर दो ना 12 × 6 प्लस ये हाइड्रोजन एक का होता है 1 और 12 का कितना होगा 12 प्लस ऑक्सीजन एक का कितना होता है 16 और 6 का कितना होगा 16 × 6 कर लो, इसको सॉल्व कर लो, जो आएगा उसको यहाँ लिख दो ग्राम में, वो हो जाएगा हमारा, वो होगा 1 मोल का, और उसको 2 से मल्टीपल कर दो, मतलब 2 × ये वाला, ये जो टर्म आएगी ना ये यहाँ लिख दो और ग्राम में लिख दो, वो आ जाएगा हमारा मोल इन टर्म्स ऑफ मास, ठीक। आई समझ आपको। आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ 1 मोल ऑफ H एटम्स कितना होगा, H एटम का मास लिख दो ग्राम में, हाइड्रोजन एटम का मास कितना होता है राउंड ऑफ करके 1 ग्राम, तो 1 ग्राम आएगा, ठीक। ऐसे करके मोल इन टर्म्स ऑफ मास हम लिखते हैं। तो आप इसको देखो
समझो इसको। देखते हैं दूसरी डेफिनेशन, मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर। ठीक है, तो ये हमने पहले भी पढ़ी है, इसको करो, लिखो यहाँ, इट मे बी डिफाइंड एज। इसको कैसे डिफाइन करोगे, किसको, इसको, मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर को कैसे डिफाइन करोगे? मे बी डिफाइंड एज दैट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, दैट amount of substance, ठीक, which contains Avogadro's number of atoms, which contains Avogadro's number of atoms or molecules। ठीक है, यही इसकी डेफिनेशन है। मतलब मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर में मोल को कैसे डिफाइन करते हैं? मोल इतना पार्ट होता है जितने क्या हो, एवोगैड्रोस नंबर ऑफ क्या हो, एटम हो या मॉलिक्यूल हो। और एवोगैड्रोस नंबर क्या होता है, हमने देखा था ना, एवोगैड्रोस नंबर कितना होता है, 6.022 × 10⁻23 ये होता है। तो इसकी एग्जांपल लिखो आप, जैसे मैं बोलूँ 1 मोल, एग्जांपल 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स, तो कितना होगा, नंबर के टर्म्स में देखना है, मास के टर्म्स में नहीं। अगर मास के टर्म्स में देखते तो कार्बन का ग्राम एटॉमिक मास लिखते थे, ठीक, जो था 12 ग्राम। तो अब हम देख रहे हैं 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स नंबर के टर्म में कितना आएगा, 6.022 × 10⁻23 कार्बन एटम्स। ये होगा ना नंबर के टर्म्स में, क्योंकि इसमें 1 मोल कितना होता है, एवोगैड्रोस नंबर के बराबर होता है। ठीक, जैसे मैं लिखूँ यहाँ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, ऑक्सीजन एटम का 1 मोल लिखो तो कितना आएगा, 1 मोल किसी भी चीज़ का सेम ही होता है, तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना आएगा, 6.022 × 10⁻23 एटम्स, ऑक्सीजन एटम्स। ठीक, मैं लिख दूँ अगर 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, तो कितना आएगा, 2 मोल्स कितने होते हैं, देखो 1 मोल हाइड्रोजन एटम का कितना होता है, 6.022 × 10⁻23 एच एटम्स, ये होता है 1 मोल। और 2 मोल कितना होगा, 2 को इससे मल्टीपल कर दो, बस ये होगा। और एक मैं और एग्जांपल दे देता हूँ आपको, मैं लिख दूँ अगर 1 मोल ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स, तो कितने मॉलिक्यूल होंगे, 6.022 × 10⁻23 CO2 मॉलिक्यूल्स, इतने मॉलिक्यूल हो जाएंगे। ठीक, अगर मैं लिख दूँ यहाँ 10 मोल्स ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स, तो कितने हो जाएंगे, 1 मोल में इतने होते हैं तो 10 × इतने हो जाएंगे। अब देखो इन सब को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इस नंबर को बोलते हैं Na, तो यहाँ आप लिख सकते हो NaC एटम्स भी लिख सकते हो। ठीक, इस नंबर को Na बोलते हैं तो यहाँ लिख सकते हो NaO एटम्स, ये भी लिख सकते हो। इस नंबर को बोलते हैं Na, तो यहाँ 2 है तो लिख दो 2Na। ठीक, 2NaH एटम्स लिख सकते हो। ठीक, और देखो यहाँ 10 है तो लिख सकते हो 10Na, Na का भी तो मतलब वही है 6.022। ठीक, और ये थी हमारी मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर, मोल टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। ठीक, तो इसको कैसे डिफाइन करोगे, वॉल्यूम के टर्म्स में मोल को, देखो हमने लॉ पढ़ा था पहले, गेल-लुस्साक लॉ, हमने देखा था वॉल्यूम की बात हम कहाँ करते हैं, गैसेस में, है ना, गैसेस में हम किसकी बात करते हैं, वॉल्यूम की। तो यहाँ लिखो इन केस ऑफ गैसेस, गैसेस के केस में अ मोल इज डिफाइंड एज, मोल इज डिफाइंड एज दैट अमाउंट ऑफ द गैस, that amount of the gas which has volume of, which has a volume of 22.4 liters at STP, at STP। ठीक, बस इसको देखना आपको कि वॉल्यूम जो हमारी गैसेस हैं, गैसेस के केस में 1 मोल को कैसे डिफाइन करते हैं कि 1 मोल उतनी गैस होती है जिसकी वॉल्यूम कितनी हो, 22.4 लीटर। ठीक, तो जैसे मैं बोलूँ किसी भी गैस की 1 मोल
ऑफ ऑक्सीजन गैस, वॉल्यूम कितनी होगी? देखो आप इसको देखो, आप इसको एक और तरीके से भी डिफाइन कर सकते हो कि गैसेस के केस में 1 मोल ऑफ एनी गैस इज इक्वल टू 22.4 लीटर, ये भी लिख सकते हो। किसी भी गैस का 1 मोल गैस के केस में कितना होगा? 22.4 लीटर होगा। तो आप लिखो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस कितना होगा? 22.4 लीटर ऑक्सीजन गैस, है ना? आई समझ आपको? अब मैं आपसे बोलूं 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस, तो क्या लिखोगे? 1 मोल में कितने होते हैं? 22.4, 2 मोल में 2 इंटू 22.4 लीटर, इतनी वॉल्यूम हो जाएगी। ठीक, अच्छा जैसे मैं लिखूं 1 मोल ऑफ CO2 गैस किसके बराबर होगी? 22.4 लीटर। ठीक, यहाँ लिखा ना 1 मोल ऑफ एनी गैस, किसी भी गैस का 1 मोल किसके बराबर होता है? 22.4 लीटर। ये हमारी थर्ड डेफिनेशन होती है। और यहाँ एक कंडीशन है STP, मतलब ये होना चाहिए कब? STP पे होता है ये, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर का मतलब होता है स्टैंडर्ड, STP होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है? टेम्परेचर होना चाहिए कितना और प्रेशर होना चाहिए कितना? टेम्परेचर होना चाहिए हमारा 0 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर कितना होना चाहिए? 1 atm। ठीक, इसको मेरे ख्याल से 273 केल्विन भी बोलते हैं ना, इतना टेम्परेचर होना चाहिए। हो सकता है ये मुझे याद नहीं है, या 293 है या 273 है। ठीक है, इसको देखना आप। 1 atm प्रेशर होना चाहिए, टेम्परेचर 273 केल्विन, ये होती है STP कंडीशन। तो इस कंडीशन पे 1 मोल ऑफ एनी गैस किसके बराबर होता है? 22.4 लीटर। ठीक, तो अब मैं आपसे एक ओवरऑल क्वेश्चन पूछता हूँ। देखो मैं लिखता हूँ यहाँ 1 मोल ऑफ CO2। ठीक, तो एक बार इसको मान लो, एक बार आप क्या करो, 1 मोल ऑफ CO2 है ना, इसको एक बार मोल इन टर्म्स ऑफ मास बताओ। मोल इन टर्म्स ऑफ मास कितना आएगा? 44 ग्राम, ये आएगा। मैं बोल रहा हूँ दूसरी बार इसी का मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर बताओ, तो 1 मोल ऑफ CO2 कितना होगा? 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल लिख दो यहाँ, CO2 मॉलिक्यूल्स। ठीक, आई समझ आपको? तो नंबर के टर्म में कितना आ जाएगा? 44 ग्राम। मैं आपसे बोलूँ 1 मोल ऑफ CO2 मॉलिक्यूल, सॉरी नंबर के टर्म्स में आएगा 1 मोल CO2 का कितना? इतना। और आपसे बोलूँ 1 मोल को बता दो, 1 मोल ऑफ CO2 मॉलिक्यूल को बता दो मास के टर्म्स में इतना आएगा। मैं आपसे बोलूँ 1 मोल ऑफ CO2 गैस है, तो क्या बोलोगे? CO2 गैस एट STP कितना आएगा? 22.4 लीटर। ये 3 कंसेप्ट हमने लिखे यहाँ से। ठीक, तो इसी तरह अगर मैं बोलूँ कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूल्स, ठीक, पहला मास के टर्म्स में बता दो, है ना। मास के टर्म्स में बोलोगे आप कितना आएगा? ये 2 ग्राम, है ना। 1 का 1 होता है, 2 का 2, तो 2 ग्राम। नंबर के टर्म में बता दो तो कितना आएगा? 6.022 इंटू 10⁻23। और अगर मैं बोलूँ ये गैस है तो इसके टर्म्स में बता दो एट STP, तो कितना आएगा? 22.4 लीटर। तो ये हमारे यहाँ तक के कंसेप्ट थे। ठीक, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब देखो हमारी वीडियो ख़त्म होने वाली है बस 2 मिनट में। तो आप देखो यहाँ लास्ट जो होता है, कुछ मैथमेटिकल फार्मूलाज होते हैं जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में यूज़ होते हैं। ठीक, तो वो 2 फार्मूलेज होते हैं, वो मैं यहाँ लिखा देता हूँ आपको, और एक कोई क्वेश्चन भी कर देते हैं। ठीक, तो पहला फार्मूला होता है मोल्स। कैसे निकालते हैं? मोल्स इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस, मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन क्या होता है? मोलर मास। मोलर मास, एक ये फार्मूला होता है। ठीक, जैसे मैं बोलूँ आपसे, इसके बेस पे कैसा क्वेश्चन आ सकता है कि ये ऐसे, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 7 ग्राम N2। ठीक है, 7 ग्राम N2 में क्या करो? नंबर ऑफ मोल्स निकालो। तो आप कैसे निकालोगे? मोल्स इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस, मास दिया है कितना? 7 ग्राम, तो 7 लिख दो, अपॉन मोलर मास, तो मोलर मास कितना? N2 दिया ना, N2 का मोलर मास कितना होता है? एक नाइट्रोजन का होता है कितना? 14, तो 2 का कितना होगा? 28, तो यहाँ लिख दो 28। तो इसको सॉल्व करो, 1/4 आएगा, इसको कर दो यहाँ 0.0, 0.25,
मोल्स, ये आ जाएंगे मोल्स। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, ऐसे मोल्स निकाल सकते हो, या आपको दिया जा सकता है मोल दिए हैं आपको मास निकालना है, या आपको मोल्स भी दे दिए हैं, मास भी दे दिए, आपको मोलर मास निकालना है। ये फार्मूला यूज़ करके एक ये फार्मूला होता है हमारा। ठीक, आई समझ आपको? ये क्वेश्चन इस बेस पे। एक और फार्मूला होता है इसमें, फार्मूला होता है दूसरा, नंबर ऑफ एंटिटीज अपॉन एवोगैड्रोस नंबर। ठीक, यहां से इसको लिख दो, मोल्स इज इक्वल टू दूसरा फार्मूला किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ एंटिटीज अपॉन एवोगैड्रोस नंबर, है ना। तो यहां अगर आपको कुछ नंबर दिया है कि उसके मोल्स निकालो, उसको आप एवोगैड्रोस नंबर से डिवाइड करोगे तो क्या कर दोगे, मोल निकाल दोगे। ठीक, अच्छा देखो एक क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूं यहां। ठीक है, क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट करो मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। एक एटम ऑफ ऑक्सीजन का मास कैलकुलेट करो। तो इसको हम मोल कंसेप्ट यूज करके कर सकते हैं। आप पहले ये वीडियो अच्छे से देखोगे तो फिर आपको ये आएगा। कैसे कर सकते हैं, देखो हमने देखा था 1 एटम का मास हमें निकालना है, तो हमने देखा था यहाँ 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन का मास कितना होता है, पता ना आपको, है ना। ये 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स क्या होते हैं, 1 मोल होता है। तो आपको अभी बताया था मोल इन टर्म्स ऑफ मास में 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम इज इक्वल टू कितना होता है, 16 ग्राम, मतलब उसकी ग्राम एटॉमिक मास के बराबर। तो 6.022 इंटू 10⁻23 एटम ये 1 मोल ही होता है ना। तो 1 मोल का मास इतना है, मतलब इतने एटम्स का मास इतना है। तो 1 एटम का मास कितना होगा, हमें निकालना है 1 एटम का मास। तो आप लिखोगे मास ऑफ 1 एटम किसके बराबर होगा, अगर इतने एटम का मास इतना है तो 1 एटम का मास इतना होगा ना, 16 डिवाइडेड बाई ये वाला 6.022 इंटू 10⁻23। तो अब देखो यहाँ से इस 23 को ऊपर ले जाओ, देखो 23 को ऊपर ले जाओगे क्या आएगा, ऐसे आएगा ना। इसको मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ, इधर ये आएगा 10⁻⁻23। तो इसको डिवाइड करोगे, देखो इसको 6 मान लो अप्रॉक्सीमेटली, 3 to the 6 और 8 to the 16। तो 8/3 को डिवाइड करोगे क्या आएगा, 8/3। ऐसा कुछ आ जाएगा 2.6 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम, ऐसे आ जाएगा मास। ठीक, ऐसे करके आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, एक एटम का मास निकाल सकते हो मोल कंसेप्ट से। और भी बहुत सारी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होती हैं इस पे, तो आप टेक्स्ट बुक निकाल के कर सकते हो। हम टेक्सचुअल के कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है, वहाँ से आपको समझ में आएगा। मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ यहाँ, कैलकुलेट मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन, ये क्वेश्चन करके दो आप, ठीक है। और हम यहाँ से एक और भी निकाल सकते हैं क्वेश्चन, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ 1 AMU इन ग्राम्स, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन आप करो, इसके आंसर आप डाल दो ग्रुप में। देखो 1 एटम ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन कहाँ यूज होता है, AMU में यूज होता है ना, पीछे वाली जो वीडियो में हमने पढ़ा था एटॉमिक मास यूनिट में। तो आप यहाँ से पहले अगर ये निकालोगे, इसको यहाँ यूज करोगे, ये दोनों क्वेश्चन आप कर सकते हो मोल कंसेप्ट को यूज करके। तो करना आप इसको, तो देख लो। चलो ठीक है, फिर आज हमारा मोल कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कुछ परसेंटेज कंपोजिशन वगैरह। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।